नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अलका वर्मा। खास खबर में हम आज बात करेंगे प्रदेश की बेटियों की, महिलाओं की और उनकी बिगड़ती स्थिति की। सरकार वादे करती है, दावे करती है, लिंगानुपात सुधारने की बात करती है, लेकिन प्रदेश में अभी भी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। और बेटी पैदा करने के लिए एक बेटी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आज खास खबर में हम आपको ये पूरी हकीकत दिखाएंगे। कोसली में दहेज के कारण एक बेटी ने खुदकुशी कर ली। परिवार इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बता रहा है। तो करनाल में एक बेटी को, एक महिला को सिर्फ इसीलिए प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि उसने 2 बार बेटी को जन्म दिया और वो बेटा नहीं पैदा कर पा रही थी। आखिर ऐसी मानसिकता हमारे प्रदेश में अब भी मौजूद क्यों है और क्या ऐसी मानसिकता को हम बदल नहीं सकते? क्या सरकार के दावे वादे सिर्फ विज्ञापन तक और बातों तक ही सीमित रह जाएंगे? खास खबर में पूरा मसला उठाएंगे और पूछेंगे सरकार से कि आखिर वादों की हकीकत इतनी बुरी क्यों साबित होती है। प्रदेश में 2 ऐसे मामले आए जो बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें सम्मानपूर्ण जिंदगी देने के दावों को तार-तार करते हैं। कोसली में दहेज के दानव ने एक और जान ली। 21 साल की कविता का शव फांसी के फंदे में लटका पाया गया। कविता की शादी 1 फरवरी 2017 को गांव उस्मापुर निवासी सुमित से हुई थी। सुमित नेवी में कार्यरत है। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कविता से रुपयों की मांग करने के साथ ही आए दिन उसे मारते पीटते भी थे। कविता के पिता ने शादी में दहेज के तौर पर एक कार और 5 लाख रुपए नकद दिए थे। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पिता से लाखों रुपए ऐंठने के बाद भी उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का ये भी आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने कविता को मारकर फंदे पर लटकाया है। ये गांव उस्मापुर पे है। लड़की कविता नाम की लड़की है जो कोसली की रहने वाली है और इसकी शादी फरवरी 2017 में हुई थी। तो शादी के बाद से ये हमें शिकायत दी भी तंगे दहेज के लिए तंगे परेशान करते थे। उसके देवर, सास, ससुर और उसका घरवाला, जो आज उसकी मृत्यु हो गई है, तो इस पे कंप्लेंट मिली, केस रजिस्टर कर दिया है। तो पुलिस को सूचना कैसे मिली, किसकी पर्पज? जरिए टेलीफोन मिली, हमें टेलीफोन सूचना मिली, हम तुरंत पहुंचे। लड़की वालों की तरफ से? हाँ, लड़की वालों की तरफ से। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज? 304B का मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं करनाल में शुक्रवार को सेक्टर 6 में एक विवाहिता ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। 35 साल की सारिका की 2 बेटियां भी हैं। शायद यही कारण बन गया उसकी मौत का। सारिका के परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 लड़कियां होने के कारण उसे तंग किया जाता था। पति उसे लड़का पैदा न करने पर मारता पीटता भी था, जिस कारण घर में रोजाना कलेश होता था, जिससे दुखी होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये हमारी लड़की बुरी तरह परेशान थी। उसके क्या कहते हैं, आप इतनी बार मारपीट होती थी। हमारी मांग है जो उनकी दोषी है उनको सख्त सजा, एज पर लॉ जो हो सकता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी औरत अपनी जान आसानी से नहीं खोती। तो नहीं है, फांसी का एक मारी है। हमें ये नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि मार के इन्होंने कहा प्रेशर में काम कर रही है। हमें नहीं लगा, हमें तो ये भी उम्मीद है कि इन्होंने हो सकता है कि इन्होंने मार के टांग दी हो। कोसली और करनाल दोनों ही मामलों को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मामलों से सवाल उठता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की मुहिम कब रंग लाएगी। जब तक दहेज जैसी कुप्रथा और बेटा बेटी के फर्क को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम अभियान कैसे कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोसली और करनाल दोनों की जो घटनाएं हैं वो ये साबित करती है कि प्रदेश में अब भी दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ लिंगानुपात सुधारने की हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम बेटियों को बेटों के बराबर ले आएंगे, लेकिन अभी भी हमारे समाज में वही मानसिकता व्याप्त है जिसकी वजह से बेटियां शोषित हो रही है। कोसली से हमारे साथ सत्य प्रकाश, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश,
आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो पाई है? अभी मैं आपको बता दूं कि अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम के लिए शव को रेवाड़ी भेज दिया गया और परिवार वाले मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस तफ्तीश में जा रही है अभी। सत्यनारायण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दहेज के लिए कविता को प्रताड़ित किया जाता था। इसकी कई बार कविता ने परिवार को अपनी शिकायत भी की, लेकिन क्या पुलिस इस तरफ इस दिशा में जांच कर रही है? जी, अभी 1 फरवरी की शादी थी। अभी 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और आए दिन इनको पड़ताल किया जाता था दहेज के मामले में। पीछे भी उसका भैया छोड़ने के लिए गया था तो उस भैया का भी कंठमोच दिया गया बताते हैं, और बार बार उनको पिटाई की जाती थी बार बार। सत्यनारायण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो परिवार कविता का है, जो ससुराल पक्ष है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या कहा गया उनकी तरफ से? कविता ने सुसाइड की है, उनका ये कहा जा रहा है। अभी वो तो अपना पल्ला झाड़ दे, वो तो कह रहे भाई इन्होंने खुद आत्महत्या की है। कविता के परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? कविता के माता पिता क्या कह रहे हैं सत्यनारायण? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एक मर्डर किया हुआ है, हमें तो दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। इनके और पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, त्रुटियां बरती जा रही है, खाली आश्वासन के साथ कुछ नहीं मिल पा रहा। आपकी क्या किसी पुलिस अधिकारी से, किसी एसएचओ से बात हुई है इस मामले में? पीछे एसएचओ से बात की थी, कह रहे भाई मौका तस्दीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। करनाल से कंवरजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कंवरजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी कंवरजीत, हम जानना चाहेंगे कि सारिका के मामले में, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि बेहद गंभीर है। एक तरफ परिवार की प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था क्योंकि बेटा पैदा करने के लिए कविता पर लगातार दबाव परिवार की तरफ से बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो कविता ने मजबूरन आत्महत्या कर ली। ऐसे में पुलिस की तरफ से इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो जो 6 सेक्टर का जो मामला है सारिका का, उस मामले को लेकर करनाल की सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस का यही कहना है कि जो महिला के पति है उसको राउंड अप कर लिया गया। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो महिला के परिजन, उनका यही कहना है कि हमारी बेटी को जो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से इसको प्रताड़ित किया जाता था। और एक वीडियो भी सामने आई, जो पिछले दिनों एक वीडियो उन्होंने परिजनों ने ली थी, उनके सीसीटीवी फुटेज से ये वीडियो सामने आई जिसमें उसका पति उसके साथ मारपीट करता नजर दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे तो जो महिला के परिजन है अब भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जुटे हैं और लड़की का जो महिला है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और इसके साथ अगर परिजनों की खास तौर पर यही मांग है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं, सास ससुर हैं, जो उसके जेठ है और जेठानी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो कहीं इन परिजनों का यही कहना है ये दिल्ली से रिलेटेड ये लड़की है और उसके उनके परिजनों का खास तौर पर सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि लड़की जो ये महिलाएं, इसकी 2 लड़कियां थी और लड़कियां की वजह से लड़के ये बार बार इस चीज का भी दबाव डाला जा रहा था कि लड़कियों को खुद पालो, लड़कियों के ऊपर हमें लड़का चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर हर रोज कहीं ना कहीं घर में क्लेश रहता था। इसी वजह से जो सारिका है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लड़की के परिजन यहाँ पहुंचे, उनका यही कहना है कि हो सकता है कि लड़की को पहले भी मार पिटाई की जाती थी, हो सकता है उसको मार के फांसी पर लटकाया गया हो। कंवरजीत, क्या पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं? क्या पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई की गई है? क्योंकि सारिका का परिवार ये कह रहा है कि इस मामले में पूरा ससुराल पक्ष शामिल है। देखिए, अगर बात करें पूरे मामले को लेकर, जब करनाल पुलिस का यही कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया, मामले पे जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके तो पुलिस का यही कहना है कि सिविल लाइन थाने के जो एसएच मोहनलाल, उनका कहना है कि हमने जो महिला के पति राउंड अप कर लिया गया और जल्दी ही पूरे मामले के जो दूसरे आरोपी होंगे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि जो महिला के परिजन है फिलहाल भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डटे हुए हैं और दिल्ली से भी काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हाई प्रोफाइल मामला है और जो व्यापारी वर्ग से ये परिवार था और हाई प्रोफाइल होने की वजह से जो बार बार लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए कंवर जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी पति को राउंड अप किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर किसी के खिलाफ केस दर्ज करने की बात सामने नहीं आई है।
और फोन लाइन पर सुमित्रा चौहान, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुमित्रा जी एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये सुमित्रा जी का नंबर नहीं है। मैं प्रदेश महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन चित्रा सरवारा बोल रही हूँ। जी, माफी चाहेंगे मैडम, लेकिन क्योंकि मसला प्रदेश की महिलाओं के हित से जुड़ा है, उनकी जिंदगी से जुड़ा है, कानून व्यवस्था से जुड़ा है, तो सवाल तो आपसे बनता ही है। लगातार प्रदेश में अब भी दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। एक मामला करनाल से ऐसा सामने आया जो अब भी हमारे समाज में व्याप्त मानसिकता को दर्शाता है कि बेटे के लिए आज भी एक महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को, ऐसी व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए मैडम, आप ही बताइए। मैं कहूँगी ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था को एक कलंक माना जाना चाहिए हमारी समाज पर सबसे पहले, क्योंकि कुरीतियां एक निजी स्तर पर उभरती हैं, और एक कलंक माना जाना चाहिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारी जो प्रोटेक्शन हम पुलिस के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करने का वादा करते हैं, उस पर भी कि हमारे यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं बचा कि एक बेटी जाके खटखटा ले इंसाफ के लिए और उसे अपने आप को खत्म कर देना पड़ता है। और ये सीएम सिटी में हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने उठाया है, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन शब्दों तक उसको ना रोके। इन चीजों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये रास्ते जो ये महिला थाने करे गए थे, इससे साफ दर्श हो रहा है हमें कि ये सारे जो अब तक के इन्होंने कदम उठाए हैं कुछ बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं। अगर लड़कियां अभी भी मजबूर हैं, समाज में अभी भी मजबूर हैं, उनके माँ बाप उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, या उनका जो पुलिस की व्यवस्था साथ नहीं दे पा रही, तो कहीं ना कहीं हम सवाल यही है कि पुलिस व्यवस्था साथ नहीं दे पा रही है। दोनों ही मामलों की हम बात करें, कोसली में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आता है। करनाल में एक महिला इसलिए सुसाइड कर लेती है क्योंकि ससुराल पक्ष उसे बेटा पैदा करने के लिए दबाव बनाता है। दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज केस दर्ज करके छोड़ देती है। गिरफ्तारी के नाम पर आपके हाथ खाली क्यों हो जाते हैं? तो इस पे जो हमारे सीएम है खट्टर साहब जवाब दें। उनके कान के नीचे ये बात हो रही है। दिए तले अंधेरा तो बहुत दूर की बात हो जाएगी कहना। ये तो मैं कहूँगी पूरे हमारे जो हमारा पूरा प्रदेश है इसमें अंधेरा एक तरह से नजर आ रहा है। और जैसे अभी पीछे भी खबर आई थी कि जिस तरह से बेटी बचाओ के आंकड़े भी इन्होंने जिस तरह कहा था कि हमारे पे सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया है, ये सारी बातें महज कागजी लगती जा रही हैं। अब जो पुलिस को महिलाओं की तरफ सेंसिटाइज करने की बात करी जा रही थी, वो भी अब मुझे लगता है कि खत्म हो गया है। अब मैं समझती हूँ सीएम को और हमारे सरकार को और हमारे प्रशासन को और सबसे ज्यादा आंकड़ों में घुमा देने से जनता को सच्चाई नहीं बदल जाएगी। ये एक कड़वा सत्य है और इसे स्वीकार करना होगा। आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। पूनम भटनागर, सामाजिक कार्यकर्ता, फोन लाइन पर हमारे साथ है। पूनम जी, प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सुधरने की हम बात करते हैं, महिलाएं अग्रसर हो रही है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इतने बड़े स्तर पर देश भर में लागू हुआ, प्रदेश में लागू हुआ, उसके बावजूद प्रदेश में ऐसी स्थिति है, दहेज प्रताड़ना के केसेस अभी भी हमारे सामने हैं, कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली है, महिलाओं को इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आखिरकार सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आखिर हम अपने समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल कहां दे पा रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें आपने जोड़ दी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी महिला सशक्तिकरण जो है वो हो रहा है, इसको हमें मानना भी पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है। देखिए, कई मुद्दे ऐसे होते हैं सामाजिक तौर पे अग्रसर होते हैं। ये जो मुद्दे हैं सामाजिक तौर पे ये आपके और मेरे मुद्दे हैं। फाइनली आता है पुलिस के ऊपर। पुलिस अगर अपनी कार्रवाई नहीं करती तो मैं नाकामी उसमें सरकार की समझती हूँ। सबसे पहले हमें आपस में सोचना है, जो एक लड़का दे रहा है, जो लड़की दे रहा है, आपस में हमें सोचना है हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को इस दानव से कैसे निकालना है। जब तक समाज नहीं बदलेगा सरकार नहीं बदल सकती, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। समझना हमें भी पड़ेगा। और जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस को समझना पड़ेगा कि ये अगर अंत तक पहुंची है लड़की और उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं हम फेलियर हैं। तो ये इस पे सबका समझौता साथ है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा अगर हमें बच्चियों को बचाना है। नहीं तो अगर हम एलिगेट करते रहेंगे एक दूसरे को तो शायद मेरे ख्याल से ये इस तरह का काम जो है चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। पूनम जी, सवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का या कटघरे में कर देने भर से नहीं होगा। सवाल ये है कि पुलिस व्यवस्था की जब हम बात करते हैं किसी भी केस में, खास तौर पर जब वो महिला से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ महिला से ही क्यों, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, ये हम सब जानते हैं।
खासतौर पर दहेज प्रताड़ना की जिस केस की मैं बात कर रही हूं, उस केस में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल यह है पूनम जी कि भले ही हम ये कह दें कि हाँ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई में ढिलाई होती है। फिर आप उसे दबाव कह ले, फिर आप उसे कोई भी नाम दे दे, लेकिन अगर पुलिस का साथ महिलाओं को नहीं मिलेगा तो महिलाएं कैसे सुरक्षित हो पाएंगी और कैसे हम ये कह पाएंगे कि हाँ हम प्रदेश में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ और मैं इस चीज को भी मानती हूँ, क्योंकि मैं निकलती हूँ बाहर तो मुझे मालूम है कि पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ढिलाई होती है और ढिलाई के रीजंस होते हैं कि उनके पास सबूत नहीं होते, और जब तक सबूत नहीं होंगे तो आप किसी के प्रति कार्रवाई नहीं कर सकते। वो जो सबूत होने चाहिए वो उसको कलेक्ट करने में इनको टाइम लगता है, और वो टाइम जो लगता है वो शायद मैं समझती हूँ उस टाइम को कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्विक एक्शन ले सकते हैं। अभी भी हमारा पुलिस विभाग उस दायरे तक नहीं पहुंचा है जिसकी एक उम्मीद हमने बीजेपी के आने के बाद लगाई थी। थाने खोलना एक अलग बात है, थानों में काम होना एक अलग बात है। तो ये चीज सारी मिली जुली है और इसके लिए हम पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है। हमें थानों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार के अगेंस्ट भी अगर कार्रवाई बनती है या उनको आगाह करने की जरूरत है तो पब्लिक बहुत अच्छा ये काम कर सकती है और हम लोगों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि आज वो समय आ गया। अब वो नहीं है कि हम कह के करेंगे सोचेंगे, करने सोचने वाली बात सिचुएशन अब खत्म होगी, अब एक्शन ओरिएंटेड बात हो गई। तो पब्लिक भी अलर्ट है और हमें। शुक्रिया पूनम जी हमसे बातचीत करने के लिए। सिर्फ बहस कर लेने भर से, सिर्फ चर्चा कर लेने भर से हमारे समाज में जो मौजूद बुराइयां हैं, सामाजिक बुराई इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मानसिकता से जुड़ी हुई बीमारी है, तो इसे बदलने में वक्त लगेगा। लेकिन क्या सिर्फ बहस कर देने भर से महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा? इसी सवाल के साथ हम लौटेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। खास खबर में स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर पर। जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। नारनौल से बड़ी खबर, अभी तक नहीं हुई एक भी जेबीटी टीचर की नियुक्ति। 3 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के सरकार ने आदेश दिए थे, लेकिन अब तक जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति और भर्ती दोनों तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। जेबीटी टीचर्स का यह आरोप है कि नियुक्ति में देरी की जा रही है और उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर नियुक्ति नहीं कराई जाती है तो घेरा डाल दिया जाएगा। जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 दिन में नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की सरकार की तरफ से बात की गई थी, लेकिन जेबीटी टीचर्स की अभी तक ना नियुक्ति हो पाई है और ना ही कार्यालय में कोई अधिकारी मिल रहा है। नितिन हमारे संवाददाता है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, जेबीटी टीचर्स का रोष नजर आ रहा है, अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है क्या? जी, अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। जब हमने कार्यालय जाके देखा तो पता चला कि कल तो एक भी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। यहाँ जो आज टीचर सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं उनकी भी अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब मीडिया कार्यालय में पहुंची है जिला शिक्षा अधिकारी के में, तो बाहर एक जो है नोटिस लगाया गया कि ये दस्तावेज आपको जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन बावजूद उसके जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उप अधीक्षक के अलावा कोई भी जो है मौजूद नहीं है। नितिन, क्या आपकी अधिकारियों से बात हो पाई है कि आखिर क्यों आज दफ्तर में अधिकारी नहीं है? क्या पहले से कहा गया था कि आज अधिकारी दफ्तर में मौजूद नहीं रहेंगे? बिल्कुल, इस संदर्भ में हमारी जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत हुई, करने की कोशिश की थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी फोन नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सरकार का आदेश था कि 3 दिन जो छुट्टी रहेगी, इन 3 दिन छुट्टी के दौरान भी जो है जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में
अधिकारी मौजूद रहेंगे और इनकी प्रक्रिया शुरू रहेगी। और जैसा कि जो जेबीटी टीचर्स अपनी नियुक्ति लेने आए हैं, उन्होंने यह भी बताया है कि और जिलों में डे एंड नाइट युद्ध प्रक्रिया पे जो है कार्य शुरू किया गया है। टीचर्स को रात को भी भर्ती करवाया जा रहा है। तो आदेशों के बावजूद आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। नितिन, नाराज जेबीटी टीचर्स ने चेतावनी भी दी है। जी हाँ, नाराज टीचरों ने ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आज से शुरू नहीं होती तो हम अभी से यहीं पे धरने पर बैठे हैं, चाहे दिन हो या रात हम यहीं मौजूद रहेंगे, अपने बच्चों के साथ में यहाँ मौजूद रहेंगे, उनके परिजन है वो लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही अध्यापक संघ के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने एक चेतावनी और सरकार को दी है कि अगर सरकार इस पे कोई गेम खेल रही है तो उसके ऊपर भी वो सख्त एक्शन लेंगे। जिला महेंद्रगढ़ के जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के ऊपर ताला जड़ा जाएगा और उसका जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो बहिष्कार करेंगे और इसकी जिम्मेवार सरकार स्वयं होगी। नितिन, एक सवाल आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जिन दफ्तरों में जो भी अधिकारी बैठे हैं, क्या वो कुछ आश्वासन दे पा रहे हैं जेबीटी टीचर्स को? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इन्हें? जी, की तरफ को कोई आश्वासन नहीं है। जो उप अधीक्षक से हमारी बात हुई तो उप अधीक्षक ने एक हास्यप्रद जो है जवाब दिया। हास्यप्रद जवाब उनका ये था कि हमने जो कर्मचारी चंडीगढ़ भेजा था कल, वो अभी तक लौटा नहीं है और उससे फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोन भी नहीं उठा रहे। जब हमने पूछा कि ये प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी, अगर आपका कर्मचारी 3 दिन तक नहीं आता है तो क्या ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी? तो बोले जी अब हम तो कैसे बता सकते हैं क्योंकि हमारा जो है कर्मचारी से बात ही नहीं हो पा रही। तो मतलब एक जो है ना हास्यप्रद सा जवाब है। इनके खुद को नहीं पता कि इनके अधिकारी कहाँ पे है। बातों में गोलमोल घुमाने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति की बात सरकार कर रही है, दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। फिलहाल खास खबर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।